नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिनेश। आज हम बात करेंगे विंस्टन चर्चिल के बारे में। एक डिबेट छिड़ी है जहां पे बताया गया कि विंस्टन चर्चिल है वो गुड गाय था और हिटलर है वो बैड गाय था। सो आज हम देखेंगे कि क्या चर्चिल का पूरा रहा है पूरा बैकग्राउंड, और वो गुड गाय था कि बैड गाय था, वो आज हम देखेंगे। और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए देखेंगे कि हमारे भारत देश के लिए वो गुड गाय था कि कैसा था और उसने क्या क्या किया था। ओके। सो आज हम थोड़ा चर्चिल के बारे में देखेंगे इंडियन संदर्भ में। ठीक है, ये पूरा इंडिया के संदर्भ में हम चर्चिल के बारे में देखेंगे। तो चर्चिल सबसे पहले आया था इंडिया में 1896 में, और वो यहाँ पे 15 साल रहा था। ठीक है। उसके फादर की डेथ 1895 में हुई थी। जो उसको वो चर्चिल अपने फादर को बहुत पूछता था, बट वो उनकी काफ़ी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद चर्चिल भारत आ गया। यहाँ पे वो बेंगलोर में रहा और वहाँ के जो लोकल जो उनके आर्मी के पर्सनल है सबसे मिला, और वहाँ पे वो इतना सेटिस्फाइड नहीं था और उसने वो चीज़ अपने लेटर पे अपनी मदर को भी लिखी थी। फिर बाद में वो गया अफ्रीका में और उसके पॉजिटिव थिंकिंग्स थे इंडिया के बारे में। वो अच्छी बात कर रहा था इंडिया के बारे में। वो इंडिया के बारे में क्रिटिकल नहीं था चर्चिल उस टाइम तक। और वो रिलीजन के अगेंस्ट था। हमारे जो हमारा रिलीजन है, जो मेजोरिटी हिंदू रिलीजन है, उसके अगेंस्ट था वो स्टार्टिंग से। वो एक उनका माइंडसेट था, वो ब्रिटिशर्स में सबका था। तो इस तरह से पूरा ये चर्चिल का स्टार्टिंग फेज रहा था। उसके बाद वो अफ्रीका गया। अफ्रीका में भी उसने हमारे कुछ हिंदूज हैं किसी को सपोर्ट किया था, कुछ हमारे कुछ लोगों को वहाँ पे उसने सपोर्ट किया था। तो फिर वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है 1914 में, जो 1919 में ख़त्म होती है। वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था और वहाँ पे वो काफ़ी खुश भी थे। दोनों वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था और ब्रिटिशर्स काफ़ी खुश भी थे हमारे रोल से, इंडियन आर्मी के रोल से इन द सेंस। लेकिन 1919 में चर्चिल का माइंडसेट चेंज हुआ। उसमें जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, जो आगे जाके किंग जॉर्ज 5 बने, वो इंडिया आए थे। और तभी के टाइम हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सत्याग्रह का काफ़ी, जो पहला सत्याग्रह था उनका, तो यहाँ पे सत्याग्रह का काफ़ी फेमस हुआ था और काफ़ी उसके बोलबाला होते, जिससे चर्चिल उदास था। उदास इन द सेंस एंग्री था कि उसको लगता है कि ये सत्याग्रह आगे जाके बड़ा शेप लेगा और ये हमारे ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट है। तो वहाँ से उसका माइंडसेट चेंज होने लगा था। और उसके बाद में 1927 में एक अमेरिकन हिस्टोरियन थी, एक लेडी थी, जिसका नाम था कैथरीन मायो। कैथरीन मायो ने एक बुक लिखी थी जो पूरी एंटी हिंदू थी, जिसमें हिंदू रिलीजन, हिंदू बिलीफ और हिंदू के वे ऑफ स्टाइल में पूरी तरह से उसको क्रिटिसाइज किया था। और वही चीज़ उसने चर्चिल ने पढ़ी थी वो। और उसके बाद में उसका माइंडसेट 1927 के बाद उसका माइंडसेट इंडिया के रिलेटेड पूरा चेंज हो गया था। ठीक है। तो वो क्या हिस्टोरियन होंगे, क्या है वो हमें पता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री काफ़ी डिस्टॉर्ट हुई है पास्ट में। तो ये हुआ था। उसके बाद में 1929 में चर्चिल पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो गया। हाँ, जो इसकी खुद की टोरी की पार्टी थी उससे वो अलग हो गया, उससे चर्चिल अलग हो गया। और इसका रीज़न ये उसने आगे जाके बताया था कि जहाँ पे जो पार्टी में इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं होगी या इंडिया के रिलेटेड बात नहीं होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बात उसने 1934 में किसी ने पूछा था कि भाई आप क्यों पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो, तो उसने बोला था जहाँ पे इंडिया की कोई बात नहीं वहाँ पे मैं नहीं हूँगा। ऐसा करके वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग रहा, जिसके रिजल्ट में नाजी आर्मी ग्रो हुई। और उसको काफ़ी यानी इसने इग्नोर किया और काफ़ी जगह इग्नोर भी हुआ सब, और नाजी आर्मी ग्रो हुई और आगे जाके क्या हुआ वो आपको पता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग रहा बिकॉज इंडिया की कोई उस टाइम बात नहीं थी, इन द सेंस इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जा रहा था। तो इसलिए वो अलग रहा और उसको वो एंटी इंडिया से और स्पेसिफिकली एंटी हिंदू से वो पूरा लिप्त हो चुका था। ये करेक्ट वर्ड्स है और ये हो चुका था उस टाइम चर्चिल के दिमाग से। फिर बाद में वो 1940 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनता है वॉर टाइम में। अब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद 1940 में चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनता है यूके का, और वो पूरा अपना पूरा हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है।
फिर बाद में 1940 के बाद में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होती है हमारे यहाँ पे इंडिया में भी पॉलिटिकल मूव्स बढ़ने लगते हैं। हमारे कुछ जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे तब के टाइम के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम अभी क्या है, उस टाइम नाजी ग्रो कर रहे थे। जब आप वर्ल्ड वॉर 2 का देखेंगे तो नाजी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके थे, और जो स्पीड में वो आगे बढ़ रहे थे, तो वो यूनाइटेड किंगडम है और जो पोलैंड है एंड फ्रांस है, वो काफ़ी टफ सिचुएशन में थे उस टाइम। तो यहाँ के लीडर्स ने क्या सोचा कि हम करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा, और काफ़ी हैवी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स वीक है और यहाँ पे हमको वो उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग ये हो रही थी कि जो जापान के अगेंस्ट में जो वॉर लड़नी थी उसके रिलेटेड, तो जो जापान के अगेंस्ट में वॉर लड़नी थी वहाँ पे हम रजिस्ट कर रहे थे, वहाँ पे हम वॉर लड़ नहीं रहे थे। हमारी जो सोल्जर्स है और हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी वहाँ फ्रांस में गई थी लड़ने, लेकिन जापान के अगेंस्ट हम लोग नहीं लड़े थे यहाँ पे। तो उसकी वजह से चर्चिल नाराज़ था। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया 1942 में, जिसका अपोज किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर आप ये स्टार्ट करते हैं तो आपकी ब्रूटैलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे वॉर पे है, तो हो सकता है कि हमारी ब्रूटैलिटी बढ़ जाए हमारे पे अंग्रेज़ों की। तो उनका अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया गया उनको, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। और 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, अभी आपको हमको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा बताया नहीं गया, बट जो हिस्ट्री रियलिटी कहती है कि वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। वहाँ पे हमारे जो लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया था। 1942 से 1945 तक मैक्सिमम हमारे सारे लीडर्स जेल में थे, सब कांग्रेस पार्टी के मैक्सिमम लीडर्स को सबको जेल में डाल दिया था, और कुछ कुछ लोग बाहर थे इसमें। तो ये होना ही था, बिकॉज ये सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था। और फिर जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, वैसे काफ़ी इंस्टेंस होने लगे थे, काफ़ी बॉम्बार्डमेंट इंडिया में ही होने लगी थी ब्रिटिश आर्मीज की। तो ये काफ़ी एक सैड इंसिडेंट उस टाइम होने लगे थे, जो चर्चिल के आदेश पे हो रहे थे। तो ये हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सब जेल में डाल दिया था उनको 1942 से 1945 तक। प्लस चर्चिल क्या कर रहा था कि वो वहाँ पे जिन्ना और मुस्लिम लीग से मिल रहा था, और उनको रेगुलरली पुश कर रहा था कि 2 स्टेट बनाने के लिए, इंडिया का डिवीज़न करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो सोवियत यूनियन का एलाई है, वहाँ से उसको एक बफर स्टेट चाहिए था चर्चिल को। तो उसके लिए उसको पाकिस्तान बनाना था, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है वो जस्ट अफगानिस्तान के ऊपर था, और अफगानिस्तान पे सोवियत यूनियन की नज़र थी। तो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना था, जिसकी हेल्प से वो रशिया को रोक सके, जो 1990s में वो हेल्प हुआ भी वहाँ पे। जो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो फर्स्ट अफगान वॉर और ये सब हुआ था, तो वहाँ पे ये था भी। ठीक है, तो वो उसका प्लानिंग पूरी तरह से पुश कर रहा था, जिन्ना और मुस्लिम लीग से मिलके वो देश को तोड़ने की पूरी साजिश कर रहा था, भारत को तोड़ने की। हमारी भारत की लीडरशिप जेल में थी। ठीक है, थर्ड क्या हो रहा था कि बंगाल में फेमाइन हो गया, बंगाल में आया ड्रॉट आया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ अनाज उगा नहीं। प्लस जो हमारे यहाँ पे अनाज आना था, जो हमारे यहाँ पे गेहूँ आना था, वीट आना था, वो आना था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से। तो चर्चिल ने क्या किया, इंडिया में मंगाने की जगह वो ले गया यूके में और यूरोप में, जहाँ पे वॉर चल रही थी, और वहाँ पे वो बफर स्टॉक करने लगा कि हमारे सोल्जर्स को अगर कुछ होता है तो उनको खाना चाहिए। तो जो खाना यहाँ पे चाहिए था, एक तो ड्रॉट आया, अनाज उग नहीं रहा था, प्लस जो खाना आना था वो भी नहीं आया, वो सब ले गया वो उधर, और वहाँ पे अब यहाँ पे खाने की कमी हो गई। तो यहाँ पे एक स्टेट सेक्रेटरी था कॉल्ड एमरे ने अपनी प्राइवेट डायरी में ये सब लिखा हुआ है। उसने कहा कि जब मैं चर्चिल से ये प्राइवेट कन्वर्सेशन किया कि यहाँ पे हालत बिगड़ रही है, कुछ अराउंड 7 लाख लोग जितने मर गए हैं, तो उसने चर्चिल ने कहा था दैट आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन, ये चर्चिल के वर्ड्स है, और वो इंडिया के अगेंस्ट और हमारे सनातन हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट था ही वो, और वैसा उसने कहा भी। ठीक है, फिर बाद में उसको फिर से कहा गया दैट पीपल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ द फेमाइन,
तब उसने एक और चीज़ कहा दैट इंडियंस आर ब्रीडिंग लाइक अ रैबिट। जैसे रैबिट एक दिन में कुछ 12 बच्चे पैदा करते हैं, वैसे ही इंडियंस काफ़ी ब्रीड करते हैं तो कुछ मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ब्रीडिंग लाइक ए रैबिट्स के काफ़ी पैदा होते हैं, कुछ मर जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये उसकी सेंसिटिविटी थी इंडिया के अगेंस्ट, इंडियंस के अगेंस्ट। ठीक है, जो हमारे इंडियंस है उसकी वैल्यू चर्चिल के सामने ये थी। जस्ट बिकॉज उसको वॉर लड़नी थी और हम लोग फाइट नहीं कर रहे थे, उसने हमें मरने दिया। बंगाल में आर्टिफिशियल फैमाइन उसने क्रिएट किया, और जब तक ये फैमाइन चला तब तक 30 लाख या उससे ज़्यादा लोग मर चुके थे बंगाल में। आपको ये हिस्ट्री में नहीं पता चलेगा, हमें ज़्यादा बताया भी नहीं, हमारा कोई पेपर बोलेगा भी नहीं, ना न्यूज़ में, ना बॉलीवुड ने कभी मूवी बनाई, ना कोई किसी ने मूवी नहीं बनाई। बिकॉज ये नैरेटिव जो इंडिपेंडेंस के बाद सेट हुआ था दैट वहाँ के लोग अच्छे होते हैं और हम ब्राउन लोग जो है वो ब्राउन लोग इन्फीरियर होते हैं, इसलिए ये नैरेटिव सेट हुआ। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सेट किया उसमें। जैसे हिटलर का नैरेटिव चला अगेंस्ट द जूइस, वो गलत था, जो हिटलर ने किया वो गलत था, लेकिन जो यहाँ पे हुआ वो भी तो गलत था। अब आप वहाँ का हिटलर का बोलोगे लेकिन चर्चिल का नहीं बोलोगे, बिकॉज वो वाइट है और जो मरने वाले हैं वो ब्राउन हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, बट ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। ठीक है, फिर 1945 में चर्चिल ने 1943 में 1 दिसंबर 1943 में चर्चिल ने यहाँ पे वॉइस रॉय डिप्लॉय किया एक और फिर उसके बाद में वहाँ पे कंडीशन पता की तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी। ऑस्ट्रेलिया से वीट मंगाया, और बाय दैट टाइम कनाडा ने जो ब्रिटिशर्स के अंडर था, कनाडा ने प्रपोज किया कि हम इंडिया में खाना बेचते हैं, क्योंकि जो एमरे है उसने ऑलरेडी सब जगह लिखा हुआ था दैट कि ये खाने की कमी थी। उसने किंग जॉर्ज 3 को भी लिखा था, यूएस में लिखा था दैट जो चर्चिल है वो सेन वर्क नहीं कर रहा है और इंडिया में लोग मर रहे हैं, तो आपका इंटरवीन करना जरूरी है। तो कनाडा ने हेल्प करने के लिए बोला था चर्चिल को कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन जो उनके वॉर कैबिनेट थी अंडर चर्चिल, उन्होंने ये मना कर दिया कि कोई खाना इंडिया में नहीं जाएगा, सारा खाना हमारे यहाँ आएगा। तो जो खाना देना भी चाहते थे उनको भी नहीं देने दिया ये संत महात्मा चर्चिल जी ने, जो हमारे हिस्टोरियन और कुछ बताते हैं, बिकॉज गुड गाय है वो हमारे हिसाब से, बिकॉज वो वाइट था और मरने वाले ब्राउन थे। ठीक है, तो इस तरह से चर्चिल ने एक आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट किया था। और फिर बाद में जब 1945 में ये फेमाइन ख़त्म हुआ तब तक 30 लाख लोग या उससे ज़्यादा मर चुके थे अनफॉर्चुनेटली। और फिर बाद में वो बंदा तारीफ़ करता है इंडियंस की कि इंडियन सोल्जर्स ने इतना अच्छा लड़ाई किया था कि अब जो हम वाइट लोग इन्फीरियर समझते थे इंडियन को, वो अब समझना नहीं चाहिए, अब हमको म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारे साथ में रहना चाहिए, यानी हमारे साथ लेवल के इंडियन को रखना चाहिए, बिकॉज इंडियन ने हमारी इतनी हेल्प की और इतना वॉर में फाइट किया। तो उसको इंडिया की ज़रूरत नहीं थी, उसको वॉर में इंडियंस की ज़रूरत थी। और जब इंडियंस मर गए तो यहाँ पे आर्टिफिशियल फेमाइन हुआ, उसमें भी लोग मर गए। उसके बाद में ये बंदा आके तारीफ़ करता है और हमारे वाले लोगों ने वाह वाह किया था, बोले भाई बहुत बढ़िया काम किया, चर्चिल भगवान ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है, ये सब हुआ था। ठीक है, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया होता हमको। ठीक है, जैसा जूइस का पढ़ते ना, आज भी पढ़ते हैं, हिटलर इतना बुरा था, पूरी दुनिया बोलती है हिटलर बुरा था, लेकिन आज भी यूके में वहाँ पे चर्चिल को बहुत बड़ा नाम माना जाता है, जिसने वॉर जितवाई थी वर्ल्ड वॉर 2। और चर्चिल के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ पे, बिकॉज वो इतना फेमस एक हीरो है वहाँ पे। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे जेनोसाइड किया था, फेमाइन क्रिएट किया था, वो वहाँ पे हीरो है, बिकॉज हमने वो नैरेटिव ही नहीं दिया। नैरेटिव में इंडिया हमेशा पीछे रहा है, जो हमने नैरेटिव ही नहीं दिया वहाँ पे, जैसा हिटलर के अगेंस्ट गया था। बिकॉज हमारे जो मिनिस्टर्स थे, और जब आज़ादी के बाद कुछ थे मिनिस्टर्स, उनको यूके में कुछ ज़्यादा ही प्यार था उनको, और वो थे भी कि उनका यूके साइड झुकाव था और उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे, इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ इसकी बात ही नहीं हुई। तो जब ये डिबेट चली फिर से कि हिटलर बुरा था और चर्चिल अच्छा था, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया गया, सब आप ही डिसाइड करो कि चर्चिल अच्छा था कि चर्चिल बुरा था। यूके के लिए अच्छा था और हमारे लिए यहाँ पे जेनोसाइड कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे वो भगवान बन जाता है। ठीक है, ये फ़ोटो मैं आपको बता रहा हूँ 1949 की, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे डिनर पे मिले थे चर्चिल से।
ये देख लो आपके पास फ़ोटो है। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ अभी भी किसी के, बट यही है कि अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया की बात आती है, नैरेटिव सेट करने की आती है, तो हम हमेशा पीछे ही रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और ऐसा नहीं है कि अभी भी हम जाग रहे हैं, इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ पे आज तक किसी ने नई मूवी बनाई। इतना नेट आ गया, सबने देखा, सबने पढ़ा, किसी ने कुछ नहीं किया है आज तक, और कोई इसकी बात भी नहीं करता। ठीक है, सो ये अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या नैरेटिव आगे सेट करना है। सो होप सो आपको ये पूरा डिटेल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अपने को डिसाइड करना है कि चर्चिल अच्छा बंदा था कि क्या था। ओके, जय हिंद, जय भारत।